नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे हिंदी मॉक टेस्ट 17। ये आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा और अन्य वे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर हिंदी पूछी जाती है। यूपी पुलिस की परीक्षा, इन मॉक टेस्ट में आपको जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं वो रखे जाते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न होते हैं। ये आपकी समसेरा सीरीज है और आप लगातार इन मॉक टेस्ट को कर रहे हैं। हजारों लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं और अपनी तैयारी को निरंतर मजबूत कर रहे हैं। क्या आप उनमें से एक हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये मॉक टेस्ट कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। डेली आपके मॉक टेस्ट के चलाए जा रहे हैं। एक दिन आपका हिंदी का होता है और एक दिन जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और जो मैं वीडियो के दौरान आपसे प्रश्न पूछूं उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि सभी प्रश्न आपके लिए जो महत्वपूर्ण हैं उनसे आप रूबरू हो सके। लगातार प्रश्नों को देखने से आपके दिमाग में वो छपने लगते हैं और परीक्षा में फिर वो गलत नहीं होते हैं। आप बस देखते रहिए और सुनते रहिए। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है। बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। बैच की फीस मात्र 600 रुपये है। आपके लिए डिस्काउंट 25% का दिया जा रहा है, तो मात्र 450 रुपये देकर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इससे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करना है। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन कराया जाएगा, और सभी टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आपको दी जाएंगी। तो टोटल आपको 500 से अधिक पीडीएफ मिल जाएंगी, जिससे आपकी एक पीडीएफ की कीमत 1 रुपये भी नहीं पड़ने वाली है। तो अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए 40-50 हज़ार की नौकरी पाने के लिए आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। क्लियर है आपको? तो आप 450 रुपये में इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप कमेंट करके भी लिंक मांग सकते हैं। डिस्काउंट सीमित समय के लिए है, कभी भी वापस लिया जा सकता है। तो जल्दी करें और जरूर इस बैच से जुड़ें। आपका पहला प्रश्न है हिंदी मॉक टेस्ट 17 का। आपका पहला प्रश्न है कि कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम क्या है? बताइए। जो ये कोष्ठक ब्रैकेट में बना है आपका, जिसे आप कोष्ठक कहते हैं, इसमें जो विराम चिन्ह बना है इसका नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए योजना विराम, बी अर्ध विराम, सी अल्प विराम, डी निर्देशक चिन्ह। बताइए कौन सा चिन्ह है ये? गणना पर्यवेक्षक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो जो कोष्ठ में अंकित चिन्ह है, जो विराम चिन्ह है, उसका नाम क्या है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो एबीसीडी में कौन सा सही हो जाएगा? तो पहले का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसे अर्ध विराम कहते हैं। जो ऐसे आप बनाते हैं, ऐसे बिंदी और फिर ऐसे कामा नीचे, बिंदी के नीचे कामा, इसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। रुकिए, थोड़ा मैं आपको बना के दिखा दूं बड़ा सा। इसको पेन को थोड़ा मोटा कर लेता हूं। ये रहा, थोड़ा मोटा किया मैंने, और थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। क्लियर है? ये बिंदी बनाई और ये नीचे बनाया, तो ये क्या हो गया? अर्ध विराम हो गया। क्लियर है आपको? तो कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम अर्ध विराम है। क्या है? अर्ध विराम नाम है। कोष्ठांकित जो चिन्ह है उसको क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग संबंधित कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे के पूर्व लगाते हैं। जैसे कभी कभी हम उदाहरण लिखते हैं तो जैसे उसके आगे लिखते हैं तो उसके पहले हम ये लगा देते हैं। एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई आश्रित उपवाक्यों के बीच में लगाते हैं। क्लियर है आपको? तीसरा इसका नियम यह है कि संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ये वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, बी उ, सी ए और डी इया। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है?
तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? तो दूसरे का सही उत्तर है आपका डी, इया। यह आपका स्वर नहीं है। वनरक्षक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्रश्नगत विकल्पों में इया स्वर नहीं है, यह व्यंजन वर्ण है। ठीक है, यह चा वर्ग का पंचमा अक्षर है। चा वर्ग जो होता है वो पंचमा अक्षर है। तो आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो का वर्ग है आपका वर्णमाला में वो कहाँ से बोला जाता है। कंठ से बोला जाता है, या तालव्य से बोला जाता है, या मूर्धन्य से बोला जाता है, या ओष्ठ से बोला जाता है। जो का वर्ग है आपका वर्णमाला का वो कहाँ से बोला जाता है? ऑप्शन है आपके कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है का वर्ग कहाँ से उच्चारण किया जाता है, का वर्ग का। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं बताइए? संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं या 4 हैं? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो तीसरे का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी, 5 भेद हैं। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। एक बार फिर से देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है आपका, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी होगा, आलस्य होगा, अलस होगा या अलसी होगा? बताइए, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा चौथे का? ए बी सी डी में ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आलस का विशेषण आलसी होता है। क्लियर है आपको? तो प्रश्नगत विकल्पों में आलस शब्द का विशेषण आलसी होता है, जबकि आलस्य आलस शब्द का तत्सम एवं भाववाचक संज्ञा है और इस शेष विकल्पों का आलस शब्द से कोई संबंध नहीं है। तो आलस्य आपका तत्सम है, आलस आपका तद्भव है। काफी में कौन सा विशेषण है? अब ये पीने वाली कॉफी नहीं है, जो आप संख्या बताते हैं ना, बहुत काफी नहीं है, काफी ज्यादा है, तो ये वो वाला काफी है, पीने वाली काफी नहीं है। काफी में कौन सा विशेषण है बताइए? निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? काफी में कौन सा विशेषण है? यूडीए एलडीए परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है ये आपका। तो पांचवें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। काफी ज्यादा, काफी कम, तो इसमें क्या कुछ मात्रा निश्चित नहीं होती ना, तो इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है काफी आपका विशेषण। काफी में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी चाय में कम चीनी डालना, तो कम यहाँ पर क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, क्लियर है आपको? कम, ज्यादा, बहुत, ये सब क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। परिमाण तो बताते हैं लेकिन उनकी कितनी मात्रा है ये नहीं बताते। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? बताइए, विशेष्य कौन है? जिसकी विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। आकाशीय, आकाश, आराध्य, आश्रित। बताइए इसमें विशेष्य कौन सा है? तो छठे का आपका सही हो जाएगा आकाश, बी बिल्कुल सही है। ये क्या है? विशेष्य है। आकाश विशेष शब्द है, इसका विशेषण आकाशीय होता है, जबकि आकाशीय, आराध्य तथा आश्रित तीनों विशेषण हैं। आकाशीय, आराध्य तथा आश्रित तीनों विशेषण हैं। आपका अगला प्रश्न है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? बताइए, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सातवें का डी, 3 विशेषण। ठीक है, 3 विशेषण है। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, बाकी में 3 विशेषण है। कौन कौन से? अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, ये 3 विशेषण है, जबकि 2 आपके संज्ञा शब्द हैं।
कला और सौंदर्य ये आपकी या तो विशेष्य कह सकते हैं, आप इन्हें संज्ञा शब्द कह सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित इसमें ये चलते चलते है, ठीक है, जो है चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो ये अवयव है, या सर्वनाम है, या क्रिया है, या क्रिया विशेषण है? तो देखिए इसमें क्रिया क्या है? चलते चलते इसमें क्रिया नहीं है, रुक गया, रुकना क्रिया है। यहाँ पर क्या, रुक धातु है और रुकना क्रिया है। तो चलते चलते किसकी विशेषता बता रहा है? रुकने की, ठीक है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। 8वें का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो निर्दिष्ट वाक्य में चलते चलते रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है। ऐसे अभिकारी शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता का बोध होता है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं? पहला तो आपका स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, और चौथा आपका दिशावाचक, और 5वां रीतिवाचक। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यधिकरण, संबंधीकरण, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। यूपीट्रिपलसी वनरक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यधिकरण, संबंधीकरण, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। यूपीट्रिपलसी वनरक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 9वें का आपका सही हो जाएगा उत्तर डी, समुच्चय बोधक। ठीक है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक अवयव हैं जैसे और, वरना, किंतु, परंतु, एवं तथा अन्यथा आदि। तो राम ने खाना खाया और सो गया, तो यहाँ पर और क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है। श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं, तो और यहाँ पर क्या है? समुच्चय बोधक अवयव है। जबकि व्यधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के भेद है। ठीक है, क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? बताइए। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं? निर्विवेक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, मौलिक कहलाते हैं, या निपात कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10वें का डी, निपात कहलाते हैं। क्लियर है आपको? यूपीट्रिपलसी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, निपात कहलाते हैं। क्या? निपात कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन है, नदी है, घरों है, या लताओं है? यूपीट्रिपलसी ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द कौन सा है? तो 11वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, नदी एक वचन शब्द है। तो दिए गए विकल्पों में से नदी एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन नदियां होता है। घरों तथा लताओं बहुवचन शब्द है जिसका एक वचन घर तथा लता होता है। दर्शन शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, यह बात हमेशा आप याद रखेंगे। जो दर्शन शब्द है यह आपका सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। कहां, किसमें? बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था, या मैंने आम खाया है। बताइए एबीसीडी में कौन सा वाक्य ऐसा है जो आसन्न भूतकाल में है? यूपीट्रिपलसी वनरक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक बार फिर से सुनिए, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? तू आता तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाया है। इसमें कौन सा वाक्य आपका आसन्न भूतकाल में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 का डी, मैंने आम खाया है। क्लियर है आपको? मैंने आम खाया है, ये आपका आसन्न भूतकाल में है।
जैसे तुरंत ही काम खत्म हुआ हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। मैंने आम खाया है, वाक्य आसन्न भूतकाल में है। इस काल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट होती है। व्यापार की समाप्ति मतलब जो क्रिया खत्म हुई है अभी, निकटता स्पष्ट होती है। अन्य विकल्पों में मोहन आया सीता गई, यह सामान्य भूतकाल है। वह आया था पूर्ण भूतकाल है। तू आता तो मैं जाता हेतु 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 मद भूतकाल है। तू आता तो मैं जाता, तुम खाते तो मैं खाते, जो ऐसे वाक्य होते हैं इनमें हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैंने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन बी पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी आम खाया जाता है, ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता। यूपीएससी लोअर 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए मैंने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन बी पुस्तक पढ़ी जाती है, ऑप्शन सी आम खाया जाता है, ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता। तो 13वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता। इसमें क्या भाव है? यहां पर कोई कार्य नहीं हो रहा, यहां पर एक भाव है। धूप में चला नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी जाती है मतलब वहां पर क्रिया हो रही है। आम खाया जाता है तो मतलब काम होता है वो, लेकिन धूप में चला नहीं जाता, ये भाव है आपका। लेकिन आदमी चलता है ना? तो धूप में चला नहीं जाता एक भाव है आपका। जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, जिस वाक्य में वाच्य का केंद्र क्रिया हो, अर्थात जहां ना कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि जहां क्रिया का भाव ही मुख्य हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। वाक्य धूप में चला नहीं जाता भाववाच्य का उदाहरण है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का योग है? बताइए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया? क्या अगहन में प्रयोग किया गया, क्या अगरु में प्रयोग किया गया, क्या अकड़ में प्रयोग किया गया, या अधीर में प्रयोग किया गया? बताइए, उपसर्ग को कैसे पहचाना जाता है? दो शब्दों को तोड़ा जाता है, ठीक है, शब्दों को दो रूप में तोड़ा जाता है। अगर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकले तो वहां पर क्या होता है? उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अगहन में अगर आप आ अलग करेंगे तो गहन कुछ शब्द नहीं निकलता, ठीक है। ग्रहण होता है, गहन तो कुछ होता नहीं है। अगहन आपका हिंदी महीना होता है। तो ये पूरा आपका एक शब्द है, यहां पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 14वें का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अधीर। आ धन धीर होता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। अधीर शब्द में उपसर्ग का योग है, इस शब्द में आ उपसर्ग है तथा धीर मूल शब्द है। 15वां प्रश्न है आपका, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? उद्गम में, उत्कर्ष में, उत्तम में, अत्यधिक में। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? उद्गम, उत्कर्ष, उत्तम, अत्यधिक। तो 15वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, अत्यधिक में उत नहीं है, यहां पर क्या है? अति है। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उत उपसर्ग का अर्थ ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर होता है। उत उपसर्ग से बने शब्द हैं उत्कर्ष, उत्तम, उत्पत्ति। अत्यधिक में अति उपसर्ग होता है। क्लियर है आपको? अति आवश्यक। तो रिवीजन आपका अति आवश्यक है। आप लगातार रिवीजन करते रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। आवृत शब्द का विलोम क्या है? विमोचित है, आच्छन्न है, परिच्छिन्न है, या अनावृत है? बताइए, आवृत शब्द का विलोम क्या है? विमोचन है, या आच्छन्न है, या परिच्छिन्न है, या अनावृत है? आज का आपका प्रश्न है, उसे आप मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा वर्ग का वर्ग कहां से बोला जाता है। का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है, तालव्य से होता है, या मूर्धन्य से होता है, या आपका दंत से होता है, या ओष्ठ से होता है? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क्लियर है? आपको यह प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आवृत शब्द का विलोम क्या है? विमोचित है, आच्छन्न है, परिच्छन्न है, या अनावृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अनावृत है। जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आवृत शब्द का विलोम अनावृत होता है, अन्य विकल्प असंगत है। भोजन का पर्यायवाची क्या है? बताइए, भोजन का पर्याय है तो भोजन का पर्यायवाची आपसे पूछा है। आसन है,
आसन है या असन है या आसन्न है या आसनी है? बताइए भोजन का पर्यायवाची क्या है? तो 17वें का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। जो आसन है यह आपका भोजन का पर्यायवाची होता है। तो आसन भोजन का पर्याय है। भोजन के अन्य पर्याय हैं आहार, आसन, भोग, पारणा, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री आदि। ये सब क्या है? भोजन के अन्य पर्यायवाची है। आपका अगला प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? ग्रही कहते हैं, अनिकेत कहते हैं, अभिषेक कहते हैं या अकिंचन कहते हैं? यूपी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। जिसके पास घर ना हो उसे क्या कहते हैं? ग्रही कहते हैं, अनिकेत कहते हैं, अभिषेक कहते हैं या अकिंचन कहते हैं? तो 18वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनिकेत कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? तो जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है। अन्य विकल्पों के अर्थ इस प्रकार हैं। ग्रही ग्रस्त को कहते हैं, अभिषेक का अर्थ होता है जल छिड़कना या राजा के सिंहासनारोहण का अनुष्ठान करना। क्लियर है? अकिंचन का होता है आपका बहुत करीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन का अर्थ क्या होता है? बहुत गरीब या जिसके पास कुछ भी ना हो। अगला प्रश्न है आपका, ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? बताइए। ई में जब बड़ा आ जुड़ता है तो या बन जाता है। किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ऑप्शन है आपके गुण संधि, अयाद संधि, यड़ संधि, वृद्ध संधि। यूपी वन रक्षक परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि इसमें आपका वृद्धि संधि नहीं होगा। अब ये तीन में से कौन सा ऑप्शन होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो 19 का ऑप्शन आपका यड़ संधि बिल्कुल सही हो जाएगा। यड़ संधि में ऐसा परिवर्तन होता है। ई धन आ यानी कि या, तो इस प्रकार का परिवर्तन यड़ संधि में होता है। उदाहरण परि धन आवरण, पर्यावरण। तो यहां पर ई धन आ जुड़ा तो या बन गया। गुण संधि में क्या होता है? आ के साथ ई मिल जाए या उ मिल जाए या री बन जाए तो ए ओ अर बन जाता है। यहां पर जैसे महाधन इंद्र, तो आ में क्या ई मिल गया तो महेंद्र हो गया। ठीक है, महाधन ऋषि, आ में री मिल गया तो अर महर्षि हो गया, अर हो गया। ठीक है। वृद्धि संधि में क्या होता है? आ में ए मिल जाएंगे या ओ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, औ हो जाएगा। महाधन ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा? महेश्वर्य हो जाएगा। एक मात्रा आपकी बढ़ जाती है वृद्धि संधि में। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? बताइए। रस से जुड़ा हुआ आपका प्रश्न है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है, रौद्र रस है, करुण रस है, शांत रस है? जूनियर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, इसमें आपका करुण रस होगा। ठीक है, तो 20वें का आपका क्या सही हो जाएगा? करुण रस। तो देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में करुण रस है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं। और जहां नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वियोग श्रृंगार कहा जाता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भगवान राम पूछते हैं जब उनकी सीता चली जाती है, उनका अपहरण हो जाता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये रहा आपका 20 प्रश्न का आज का मॉक टेस्ट। आपके कितने प्रश्न सही हुए जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज का जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जो आपका का वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है। मैंने काफी बार आपको बताया है मॉक टेस्ट में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है या दंत है या ओष्ठ है। तो आपका मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। इस बैच की फीस तो 600 रुपये है, पर आपको 25% डिस्काउंट मिल रहा है, तो फीस मात्र आपको 450 रुपये देनी है। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करके जुड़ सकते हैं। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिलेंगी। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा परीक्षा से पहले।
और अन्य सभी मॉक टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज चलती है हमारे चैनल पर, उनकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो तकरीबन आपको 500 पीडीएफ मिलेंगी, जिससे आपको एक पीडीएफ की कीमत 1 रुपए भी नहीं पड़ने वाली है। तो आप इससे जरूर जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अपनी गरिमा को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार में अपना नाम कमाना चाहते हैं, तो इस नौकरी को जरूर पाइए। बहुत कम कंपटीशन है, थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी। तो इससे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये रहा आपका हिंदी मॉक टेस्ट 17। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज जो आपसे प्रश्न पूछा गया है, जो का वर्ग है उसका उच्चारण स्थान कहां पर होता है, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।